एएस पोर्शन का एबीसी एनालिसिस, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एबीसी एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस एबीसी एनालिसिस को गलत समझ लेते हैं, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और अपना एग्जाम खराब करके आ जाते हैं। कैटेगरी ए मतलब वो एएस जो टेक्निकल है एंड एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। टेक्निकल है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिन पर आपको सबसे ज्यादा समय डिवोट करना चाहिए, सबसे ज्यादा समय डिवोट करना चाहिए। नीड्स एक्स्ट्रा टाइम, इनको थोड़ा सा ज्यादा समय डिवोट करना चाहिए। इनमें आपको रिवीजन भी करनी चाहिए अच्छे से और प्रैक्टिस भी करना चाहिए अच्छे से। दे नीड थोड़ा सा ज्यादा टाइम, दे नीड थोड़ा सा ज्यादा टाइम। कैटेगरी बी वाले एएस कौन से हुए? उतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है, उतने ज्यादा हाईली टेक्निकल नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट मैनेजेबल, एवरेज। टफ नहीं है ये सर, ये आप पढ़ने जाएंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में इंस्टीट्यूट रिपीटेडली क्वेश्चन दे रहा है इन पर भी। ये यहां पे सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस ज्यादा करना है, रिवीजन पर फोकस कम करना है। प्रैक्टिस बिकॉज एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, रिवीजन कम चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं है, मैनेजेबल है, इजीली हो जाता है। कैटेगरी सी इजी एंड लेस आस्क्ड इन एग्जाम। लेस आस्क्ड का मतलब एकदम नहीं पूछा जाता है ये नहीं है, कम पूछा जाता है, बट बच्चे ये इजी है, इजी। तो इसका भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो कैटेगरी ए कौन सा कैटेगरी होता है सर? कैटेगरी ए वो कैटेगरी है जो टेक्निकल है एंड जिसमें क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इन पर थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करो। कैटेगरी बी एग्जाम में तो बार बार पूछे जा रहे हैं बट इतने टफ नहीं है, एवरेज है, हो जाएगा। इन पर प्रैक्टिस पर ध्यान दो, रिविजन एक बार कर लिया, दैट्स एनफ। और तीसरा कैटेगरी इजी भी है और एग्जाम में भी बहुत कम पूछा जाता है। इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, दैट्स इट। बार बार रिवीजन या बार बार प्रैक्टिस करने का दरकार नहीं है। अब मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, हमारे टोटल 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं सारे 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन कैटेगरीज में डाल रहा हूं। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो सो दैट रिवीजन करते समय किस पे कितना टाइम डिवोट करे वो आप समझ जाए। प्लीज ये मत समझिएगा कि कैटेगरी सी मतलब छोड़ देना है, इससे एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैंने नहीं बोला है। करना तीनों है, किस पर कितना टाइम डिवोट करना है उसके लिए हम लोग कैटेगरी ए बी सी बना रहे हैं, कैटेगरी ए बी सी बना रहे हैं। आप एक मटेरियल चैप्टर में कॉस्टिंग में एबीसी एनालिसिस करते हो, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, कौन से नॉर्मल है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, तो वो मटेरियल वाली एबीसी एनालिसिस में कर रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कैटेगरी सी, AS2 कैटेगरी बी, AS4 कैटेगरी सी, AS5 कैटेगरी सी, AS7 कैटेगरी ए, AS9 कैटेगरी 2 में रख सकता हूं, कैटेगरी बी, AS10 कैटेगरी ए, AS11 कैटेगरी ए, AS12 कैटेगरी बी, AS15 कैटेगरी ए, AS16 कैटेगरी ए, AS17 कैटेगरी बी में रखता हूं, AS18 कैटेगरी सी, AS19 कैटेगरी ए, AS20 कैटेगरी ए, AS22 कैटेगरी ए, AS24 कैटेगरी सी, AS25 कैटेगरी बी, AS26 कैटेगरी बी, AS28 कैटेगरी ए, AS29 कैटेगरी बी। बाद बाकी AS3 AS13 ये सब चैप्टर्स में चला जाएगा, इसीलिए मैंने यहां नहीं लिया है। जो चैप्टर्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको मैंने एबीसी एनालिसिस में डाल दिया है। अब सर इतने सारे एएस इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल है, इनको अच्छे से करना है, इससे आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, फिर कैटेगरी बी नीड्स थोड़ा कम टाइम, फिर कैटेगरी सी अगर आप एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे तो बार बार देखना भी नहीं है। बता मेरे बच्चे, क्या ये क्लियर है तुझे? बच्चे मेरे से बार बार मांगते हैं सर एबीसी एनालिसिस करके दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, मेरे को किस पर कितना टाइम डिवोट करना है। तो ये रहा एबीसी एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में हमारे दो पार्ट है, एक पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक पार्ट है चैप्टर्स। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब मैं ओरिएंटेशन ले रहा था इस बैच की, कि हमारे लिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर हमें एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन स्कोर करना है एडवांस अकाउंट के सब्जेक्ट में। इसीलिए हमारे लिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, चाहे मैं बात करूं चैप्टर्स की। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स में एक ऐसी एरिया एडवांस अकाउंट्स में जिसको बच्चे प्रिपेयर करते समय बहुत स्ट्रगल फील करते हैं। या तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, 21 टॉपिक्स है जो कवर करने हैं उसके कारण, या फिर बच्चों को ऐसा लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन को याद करना, थ्योरी पोर्शन हमसे याद नहीं होता है, थ्योरी पोर्शन को रिटेन करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ कारणों से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन में एडवांस अकाउंट्स में बच्चे बहुत वीक फील करते हैं और बच्चे इस पोर्शन को अच्छी तरीके से रिवाइज करके एग्जाम में नहीं जा पाते, जिसके कारण जितना उनका एडवांस अकाउंट्स में मार्क्स उठना चाहिए वो उठ नहीं पाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे प्रिपेयर करें ये बच्चा समझना चाहता है। तो आज का मेरा गुरु ज्ञान इसी चीज पर है कि एएस को प्रिपेयर कैसे करें। देखो, सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन में ना सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, पहली मिस्टेक नंबर 1, खाली बार बार प्रोविजंस का रिवीजन करते हैं। बार बार बच्चा प्रोविजन का रिवीजन करते रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 खोलेगा, फटाफट प्रोविजन को रिवाइज करेगा, 10 खोलेगा, प्रोविजन को रिवाइज करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ प्रोविजन रिवीजन करने से काम नहीं होता, इसके साथ साथ आपको प्रोविजन का एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो आपको जितना टाइम आप रिवीजन में दे रहे हो उतना टाइम आपको एप्लीकेशन और प्रैक्टिस में भी देना होगा। अगर आप रिवीजन बहुत स्लो कर रहे हो और एप्लीकेशन फटाफट हड़बड़ी में 1 या 2 क्वेश्चन बनाया और आगे बढ़ गए तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन में मार्क्स नहीं उठा पाओगे। बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। सर मेरे को पता तो था इसका आंसर ये होगा, बट इसको प्रेजेंट कैसे करें, कैसे लिखे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करें, केस स्टडी में कैसे प्रेजेंटेशन करें, ये हमको समझ में नहीं आता, जिसके कारण मेरे को टाइम बहुत लग जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन में आंसर फ्रेम करते समय और मेरा मार्क्स भी उतना अच्छा नहीं आता। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको रिवीजन करना है, सेकंड स्टेप होता है आपको एप्लीकेशन करना है, एंड थर्ड स्टेप होता है कवरेज ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप वैरायटी के बनाकर जाओगे उतना ज्यादा लाइकली है कि एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, और जब एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो उनको लिखना भी हमारे लिए इजी हो जाता है और हम कॉन्फिडेंट होकर भी अपना पेपर दे सकते हैं। इसीलिए कोई भी बच्चा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवीजन करे तो आप ये 3 स्टेप पर काम कीजिएगा। पहला स्टेप होगा रिवीजन करना कॉन्सेप्ट्स का, दूसरा स्टेप होगा क्वेश्चंस बनाना, एप्लीकेशन करना, तीसरा क्वेश्चन होगा थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सारे टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं। अब रिवीजन करते समय अगर आपके पास कोई समरी नोट्स हो तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सारे पोर्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ ऐसे पोर्शंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पोर्शंस है जो कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछता है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमें पहले कवर करना चाहिए और बाद में दूसरे पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। इससे आपके रिविजन का टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर होता है। जैसे आज मैं ईपीएस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मार्क कराऊंगा कि भाई ये 3 पॉइंट याद रखना, ये 3 पॉइंट पहले देखना, क्योंकि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया तो मोस्ट लाइकली इन 3 जगह से क्वेश्चन पूछेगा। ये करने से क्या होता है ना, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज और उसके बाद अदर एरियाज में करते हैं, तो हमारा 80-20 रूल के कारण कम से कम टाइम में हमारा रिवीजन हो जाता है।
एप्लीकेशन करते समय भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको मार्क कराऊं उनके तो आप एक की जगह दो दो क्वेश्चन बनाना, और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट एरिया है उसमें आप अगर आप एक एक क्वेश्चन भी सब एरिया से बना लो तो आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल बना रखा है वो इसी सोच से बना रखा है कि जो इंस्टीट्यूट बार बार रिपीटेड बेसिस पे एग्जाम में पूछता है उसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो, और जो इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछता है उनका एक आध क्वेश्चन भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो हम एग्जाम में कम से कम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो ये ध्यान देना है रिवीजन पर फोकस, फिर एप्लीकेशन और धीरे धीरे कवरेज। सेकेंड रिवीजन से आपको वही तरीके से रिवीजन करना है, पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा। इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और मेरा रिवीजन भी अच्छा होगा। और एक चीज, जब आप एप्लीकेशन की बात करते हो तो एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेटर से आंसर निकाला, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है आता तो सब है बट लिखते कैसे है वो नहीं पता। माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जाम में नहीं बैठता, क्योंकि हमको पता तो है क्या लिखना है बट हैंड कभी चलाया ही नहीं तो पता नहीं इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हम फॉर्मेट्स वगैरह बनाते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें ऑलवेज इंश्योर यू आर डूइंग अ रिटन प्रैक्टिस। हाँ, एक केएस के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बट 10 में से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। वही हमें इंश्योर करना है कि हम उसकी रिटन प्रैक्टिस करें। अगर इतना कोई बच्चा कर लेता है ना, आई एम 100% श्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन एरिया विच विल हेल्प यू इन मैनेजिंग टाइम इन एग्जाम। नंबर 2, स्कोर हाई मार्क्स इन एग्जाम। And number 3, reduce the burden of tough chapters. Reduce the burden of tough chapters. अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना काम कर ले तो उसको ये 3 फायदे एग्जाम में होंगे। पहला हो गया टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होगा, दूसरा हो गया ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर कर पाएगा क्योंकि वो पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा अच्छे से, एंड तीसरा हो गया जो टफ चैप्टर का बर्डन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा। ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। दिस इज वेयर वी नीड टू प्रिपेयर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कर लिया तो आई एम 100% श्योर एवरी बच्चा विल डू गुड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।